हेलो फ्रेंड्स, जीटा एक्सिस के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि परमानेंट विंड्स का क्या इफेक्ट पड़ता है वेदर या क्लाइमेट के ऊपर। परमानेंट विंड्स का फ्लो और उनका फॉर्मेशन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब हमने पहले ही किसी और वीडियो में डिस्कस कर रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे सरफेस विंड्स जो होते हैं, जो सेल होता है उसमें सरफेस विंड्स होते हैं और वर्टिकल विंड्स होते हैं। तो पहले हम देखेंगे कैसे सरफेस विंड्स जो होते हैं वो रेन पैटर्न को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड विंड्स हैं जो कि ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं दोनों ही हेमिस्फीयर में। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये ईस्टर्ली जो है ये ईस्टर्न डायरेक्शन से मूव हो रही है, और क्योंकि ये समुद्र से मूव होते हुए लैंड पे जाती है तो यहाँ पे ये बहुत सारा बारिश लेके आती है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स है तो ये इस तरह से मूव होती है, और क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव होती है तो इस रीजन के ऊपर बारिश लेके आती है, क्योंकि ये ओशन से होते हुए कॉन्टिनेंट पे आती है। सिमिलरली आपको इस कॉन्टिनेंट और इस कॉन्टिनेंट में भी इस तरह की बारिश देखने को मिल जाएगी। तो ट्रेड विंड्स जो ईस्टर्ली विंड्स हैं वो किसी भी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन यानी कि ये वाले मार्जिन पे रेनफॉल लेके आती हैं, जब वो हेडली सेल में हो या फिर वो ट्रॉपिकल रीजन में हो। पर अगर हम दूसरे कोस्ट लाइन की बात करें जो कि वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो विंड है ये लैंड से होते हुए यहाँ पे आता है, और जब ये लैंड से होते हुए आता है इतनी दूर आते आते सारा मॉइस्चर खत्म हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ज़्यादा रेनफॉल नहीं देता है, बल्कि यहाँ पे डेजर्ट्स होते हैं। तो आपको ट्रॉपिकल रीजन में वेस्टर्न बाउंड्री पे कॉन्टिनेंट्स पे डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डेजर्ट है, यहाँ पे भी डेजर्ट है, इधर भी डेजर्ट है, यहाँ पे भी डेजर्ट है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कैसे सरफेस विंड से ये डिटरमाइन होता है कि कौन से मार्जिन पे बारिश होगी और कौन से मार्जिन पे डेजर्ट्स होंगे। अगर हम वेस्टर्लीज की बात करें तो वेस्टर्लीज में भी, क्योंकि वेस्टर्लीज वेस्टर्न डायरेक्शन से मूव होती हैं, तो आप देखेंगे कि ये वेस्टर्न मार्जिन पे बारिश लेके आती हैं। ये सभी कॉन्टिनेंट्स में जो इस टेम्परेट रीजन में है वहां पे वेस्टर्न मार्जिन पे आपको बारिश देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम ईस्टर्न मार्जिन देखें इस टेम्परेट रीजन में, तो वहां पे आपको बारिश नहीं देखने को मिलेगी। तो अभी हमने देखा था कैसे सरफेस विंड्स अफेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कैसे वर्टिकल विंड्स अफेक्ट करती हैं वेदर को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तीनों सेल्स, यहाँ पे हमारा हेडली सेल है और यहाँ पे ये हवाएं ऊपर उठती हैं। अब क्योंकि हवाएं ऊपर की ओर मूव होती हैं तो ऊपर की ओर बढ़ने के कारण जो भी मॉइस्चर होता है उसका एडियाबैटिक कूलिंग होता है, और इसके कारण यहाँ पे हमें बहुत सारे बादल बनते हुए दिखेंगे और बहुत सारी बारिश देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है ये दोनों ही फेरल सेल और हेडली सेल मीट होते हैं और दोनों ही नीचे की ओर मूव होते हैं, यानी डिसेंड होते हैं। अब जब एयर डिसेंड होता है हाइट से तो उसकी एडियाबैटिक हीटिंग होता है, और हीटिंग होने के कारण उसमें बारिश नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन और रेनफॉल बहुत ही कम होता है। अगेन यहाँ पे आपको दिखेगा कि फेरल सेल और पोलर सेल जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में मूव करती हैं हवाएं, और जिसके कारण यहाँ पे एडियाबैटिक कूलिंग होती है और बहुत ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन, स्नोफॉल और रेनफॉल होता है। तो अगर हम देखें इसको क्लाउड पैटर्न देखें तो हमें दिखेगा कि इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर यानी कि हेडली सेल जहाँ पे ऊपर उठता है यहाँ पे बहुत सारा क्लाउड्स देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्लाउड्स हैं। लेकिन जब हम इस रीजन में देखेंगे जहाँ हवाएं नीचे जाती है तो यहाँ पे क्लाउड्स बहुत ही कम हैं। और आगे बढ़कर जब हम यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ पे ये दोनों सेल्स मिलकर ऊपर आते हैं तो वापस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्लाउड्स हैं यहाँ पे। अगर हम सिर्फ क्लाउड मैप देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कितने सारे क्लाउड्स हैं। ये जो इक्वेटोरियल रीजन है जहाँ पे हेडली सेल ऊपर की ओर मूव करता है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें जहाँ पे फेरल सेल और हेडली सेल डिसेंड होते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे बादल बहुत ही कम है। इनफैक्ट कॉन्टिनेंट्स के ऊपर तो आपको एकदम क्लियर स्काई देखने को मिलेगा दोनों ही हेमिस्फीयर में। और अगेन जब हम इस पोलर रीजन में जाएंगे तो आपको फिर से देखने को मिलेगा कि बहुत सारे बादल हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये वर्टिकली मूविंग एयर जो है वो डिटरमाइन करता है कि बारिश कहाँ पे होगी और सूखा कहाँ पे पड़ेगा। अगर हम इसको डिटेल में देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हेडली सेल है और ये हवाएं यहाँ पे ऊपर उठ रही हैं इक्वेटोरियल रीजन पर, यहाँ पे बादल हैं और बादल के कारण आपको बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे हवाएं ऊपर जाती हैं तो यहाँ पे लो प्रेशर रीजन भी होता है, और क्योंकि ये हवाएं पूरे साल ऊपर की ओर उठती हैं तो यहाँ पे हमें पूरे साल बारिश देखने को मिलेगी, जिसके कारण यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप देखिए इस पूरे बेल्ट पे हर कॉन्टिनेंट पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है।
इस बेल्ट को डोल्ड्रम्स भी कहा जाता है, जो हमने देखा था कि क्योंकि यहाँ पे हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं तो सरफेस पे हवाएं नहीं होती हैं, और क्योंकि सरफेस पे हवाएं नहीं होती इसलिए पुराने ज़माने में जो नाविक होते थे उनको यहाँ पे नाव चलाने में बहुत दिक्कत होती थी, और इसीलिए वो इसको डोल्ड्रम्स कहते थे। आगे बढ़कर हम देखें तो जो फेरल सेल है, जहाँ पे ये फेरल सेल और हेडली सेल दोनों ही नीचे की ओर आते हैं, तो इस बेल्ट पे हम देखेंगे कि एक हाई प्रेशर रीजन है या हाई प्रेशर बेल्ट है, क्योंकि हवाएं ऊपर से नीचे की ओर आती हैं। और हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हवाएं जब हाइट से नीचे की ओर आती हैं तो उनका एडियाबैटिक हीटिंग होता है, जिसके कारण वो रेनफॉल नहीं दे सकती। इसीलिए इस बेल्ट पे आपको दोनों ही हेमिस्फीयर में डेजर्ट्स देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इस बेल्ट पे डेजर्ट्स ही डेजर्ट्स हैं दोनों ही हेमिस्फीयर में। इस बेल्ट को हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है, क्योंकि हवाएं जब यहाँ पे डिसेंड करती हैं तो यहाँ पे भी सरफेस विंड्स नहीं होती हैं, और इस फिर से पुराने टाइम में जो नाविक होते थे उनको यहाँ पे नाव चलाने में बहुत दिक्कत होती थी। इनफैक्ट जो घोड़े होते थे वो अपनी नाव से पानी में फेंक दिया करते थे ताकि जहाज हल्का हो जाए और चलाने में आसानी हो, इसीलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। फिर से जब हम देखेंगे तो पोलर सेल में जहाँ पे ये हवाएं ऊपर उठती हैं वहाँ पे भी हमें एक लो प्रेशर रीजन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश और स्नोफॉल होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल रीजन है। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि हमने जो वो क्लाउड वाला इमेज लिया था उसको सुपर इम्पोज कर दिया है यहाँ पे। तो आप देखिए कि जहाँ पे भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पे बहुत सारे क्लाउड्स हैं, और जहाँ पे भी डेजर्ट्स है वहाँ उस रीजन में क्लाउड्स की कमी है। यहाँ से ही साफ हो जाता है कि कैसे ये जो वर्टिकली मूविंग हवाएं होती हैं वो इफेक्ट करती हैं वेदर या क्लाइमेट को। अब हम देखते हैं मेडिटेरियन क्लाइमेट क्या होता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट है जो हमारे परमानेंट विंड्स के मूवमेंट के कारण होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सिर्फ सरफेस विंड्स, और हमने पहले ही डिस्कस किया है एक वीडियो में कि ये जो विंड्स होते हैं ये स्टेशनरी नहीं होते हैं बल्कि कंटिन्यूसली मूव होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब सन नदर्न हेमिस्फीयर में है तो कैसे ये सारे के बेल्ट्स और विंड पैटर्न जो हैं ये नदर्न डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जब ये सन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास जाता है विंटर में तो आप देख सकते हैं कि सारे बेल्ट्स थोड़ा सा साउथ आते हैं, ये विंड पैटर्न्स भी थोड़ा सा साउथ की ओर मूव होते हैं। तो आप देखिए ये जो रीजन है इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि एनुअली जो विंड की डायरेक्शन है, जो परमानेंट विंड की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। अभी यहाँ पे इस डायरेक्शन में हवाएं फ्लो हो रही हैं, यानी कि ईस्टर्ली विंड्स फ्लो हो रही हैं, जो कि बारिश बिल्कुल नहीं आती है, समर सीजन है वहाँ का। लेकिन जब विंटर आता है नदर्न हेमिस्फीयर में तो आप देखिए कि वेस्टर्ली विंड्स फ्लो हो रही हैं, और वेस्टर्ली विंड्स एटलांटिक से हवाएं लेके आती हैं और इसी रीजन में बहुत बारिश होती है। तो ऐसे कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पे परमानेंट विंड्स की डायरेक्शन भी एनुअली चेंज होती है, और उसके कारण वहाँ पे एक अलग तरह का क्लाइमेट होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।